चुनाव न केवल फिल्मों का अहम सब्जेक्ट रहा है, बल्कि कई फिल्मी सितारों का भारत की राजनीति में अहम योगदान रहा है। साउथ सिनेमा हो या बॉलीवुड, सालों से सितारे चुनाव में उतरते रहे हैं। जहां एक तरफ साउथ सिनेमा से एमजीआर, जयललिता, एनटीआर जैसे सितारों ने राजनीति में उतरकर मुख्यमंत्री पद संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों का राजनीतिक सफर चर्चा में रहा। चुनाव में उतरने वाले फिल्मी सितारों की फहरिस्त लंबी है। हालांकि चंद ही ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रहकर झंडे गाड़े हैं। एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन ये तमिल फिल्मों के सुपरस्टार भी रहे हैं, जिन्हें चाहने वाले भगवान की तरह पूजते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए 50 के दशक के हर राजनीतिक पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती थी। यही वजह रही कि 1953 में एमजीआर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद राइटर से पॉलिटिशियन बने CN अन्नुदुरई ने उन्हें डीएमके में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ऐसे में 1962 में एमजीआर पहली बार विधायक बने। वहीं 12 जनवरी 1967 को एक फिल्म के सिलसिले में हुई मीटिंग के दौरान साउथ फिल्मों के पॉपुलर विलन MR राधा यानी कि एमजीआर पर गोलियां चला दी गई। उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि जैसे ही गोली लगने की खबर फैली तो 1 घंटे के बाद ही अस्पताल के बाहर 50,000 फैंस इकट्ठा हो गए थे। रिकवरी के दौरान ही एमजीआर ने अस्पताल से मद्रास स्टेट इलेक्शन की एप्लीकेशन भरी, जिससे जुड़ी एक तस्वीर सामने आई जिसमें गर्दन और सिर पर उनके पट्टी बंधी हुई थी। एमजीआर एक पेपर पर साइन करते हुए उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। फैंस और डीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी ये तस्वीर पूरे शहर में फैलाई। फायदा ये रहा कि 1967 में एमजीआर पूरे 27,000 वोटों के मार्जिन से विधायक बने। ये मद्रास के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले विधायक थे। वहीं अन्नादुरई की मौत के बाद जब एमजीआर ने डीएमके पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी छोड़ने के बाद एमजीआर ने अपनी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडकम बनाई, जिसके बाद में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडकम नाम दिया गया। ये डीएमके की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 1977 में 234 में से 130 सीट हासिल की और एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वहीं सुपरस्टार एमजीआर और जयललिता का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था। एमजीआर से अलग होने के बाद जयललिता उन्हें अपना गुरु मानती रही। एमजीआर के कहने पर जयललिता राजनीति में आई। जब एमजीआर ने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने जयललिता को भी पार्टी से जुड़ने को कहा। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता इसके पूरी तरह से खिलाफ थे। जयललिता पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडकम से जुड़कर प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनी जरूर, लेकिन विरोध के चलते एमजीआर को उन्हें पद से हटाना पड़ा। पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि जयललिता और एमजीआर के रिश्ते के चलते पार्टी की छवि खराब हो। इतना ही नहीं, इसके बाद एमजीआर की मौत के बाद जयललिता को उनके परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर में जयललिता 1991 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। यह तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 60 से 70 के दशक में साउथ सिनेमा के स्टार रहे नदनमुरी तारक राम राव उर्फ एनटीआर ने भी राजनीति में सफलता हासिल की थी। उन्होंने राजनीति में कदम सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर वी नागी रेड्डी ने उनसे कहा था कि कोई कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, लेकिन असली पावर राजनीति में होती है, राजनेताओं के पास होती है। ये सुनते ही उन्होंने 1982 में अपनी तेलुगु देशम पार्टी बनाई। साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले एनटीआर जब चुनाव में उतरे
तो चाहने वालों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। 1983 में उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1983 से 1994 तक एनटीआर 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे। साल 2008 में साउथ स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 294 में से 18 सीटें मिली थी। चिरंजीवी ने तिरुपति और पलकोल्लू से चुनाव लड़ा, हालांकि वो सिर्फ तिरुपति से सीट जीत सके। 2011 में चिरंजीवी ने सोनिया गांधी से बात कर अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर दिया। इसके बाद साल 2012 में वो राज्यसभा सदस्य बने। पार्टी से जुड़कर वो टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे। हालांकि साल 2018 से वो राजनीति में एक्टिव नहीं है। वहीं अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन और राजीव की दोस्ती भी गहरी रही। साल 1984 में जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि उन्हें इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव में उतरना चाहिए, तो अमिताभ बच्चन भी राजी हो गए। इस सीट पर हर किसी की नजर थी, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा कभी चुनाव नहीं हारे थे। तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन के स्टार पावर के आगे हेमवती नंदन चुनाव हार गए थे। फिल्मों में व्यस्त रहने के कारण अमिताभ राजनीति से दूर होते जा रहे थे, जिसका फायदा उनके राजनीतिक विरोधियों ने जमकर उठाया। बोफोर्स, फेयरफैक्स और पनडुब्बी घोटाले में अमिताभ का नाम घसीटा जाने लगा। यह दबाव अमिताभ झेल नहीं पाए और उन्होंने 1987 में राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। साल 1991 में राजेश खन्ना ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में राजेश खन्ना ने ऑपोजिशन को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वो महज 1589 वोटों की कमी से हार गए थे। आडवाणी को 93,662 वोट मिले थे, जबकि राजेश खन्ना को 92,073 वोट मिले थे। वहीं जब 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली सीट से इस्तीफा दिया, तो दिल्ली की सीट पर फिर से उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने इस चुनाव में फिर से राजेश खन्ना को कैंडिडेट बनाया। वहीं उपचुनाव में राजेश खन्ना के सामने भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दी। चुनाव में राजेश खन्ना ने 25,000 वोटों से जीत हासिल की और 1992 से 1996 तक लोकसभा सदस्य रहे। वहीं राजेश खन्ना का उस दौर में वो दबदबा था कि जीत के बावजूद वो इस बात से आहत हुए कि उन्हीं के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए राजी कैसे हो गए। नतीजन उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बात करना बंद कर दिया था। सालों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे अपनी गलती माना और कहा कि जब राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे तब वो जाकर उनसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अफसोस मुलाकात से पहले ही राजेश खन्ना चल बसे थे। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला तो उनके भाजपा से संबंधों में खटास आ गई। साल 2019 में भाजपा ने उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब में उम्मीदवार बना दिया, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वह भाजपा के करीब 28 साल रहे। इसके बाद कांग्रेस में उनका सफर मात्र 3 साल का ही रहा। फिर उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब आसनसोल से सांसद हैं। इस लोकसभा इलेक्शन में उन्हें आसनसोल से टिकट दी गई थी। 1997 में एक्टर विनोद खन्ना भी राजनीति में उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद वो गुरदासपुर पंजाब से सांसद बने थे। 1999 में वो चुनाव जीत
जीतकर कल्चरल एंड टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर बने। वहीं 6 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें विदेश राज्य मंत्री का पद दिया। विनोद खन्ना इकलौते बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने 4 बार लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की है। वहीं धर्मेंद्र ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और तब उन्हें एक तरफा जीत हासिल हुई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। जब वो फिल्मों और राजनीति का तालमेल नहीं बिठा सके तो उन्होंने साल 2008 में राजनीति से इस्तीफा दे दिया। वहीं धर्मेंद्र की राह पर उनके बेटे सनी देओल ने भी साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने गुरदासपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील जाखड़ को 82,459 वोटों से हराया था। हालांकि वो फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। वहीं साल 1999 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विनोद खन्ना के चुनाव प्रचार का हिस्सा बनी थी। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2003 से साल 2009 तक वो अपर हाउस में सांसद रही। साल 2011 में हेमा मालिनी पार्टी महासचिव बनी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा के आरएलडी चीफ जयंती चौधरी को 33,743 वोटों से हराया था। हेमा मालिनी आज भी राजनीति में एक्टिव हैं। दूसरी ओर जया बच्चन साल 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर सांसद बनी थी। तब से लेकर आज तक वो राजनीति में सक्रिय हैं। सांसद में दिए गए उनके बयान अक्सर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। जया प्रदा ने 1994 में साउथ के एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1996 में एक्ट्रेस पहली बार राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त की गई थी। कुछ साल बाद ही एक्ट्रेस ने दक्षिण भारत छोड़कर उत्तर भारत की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जरिए कदम रखा था। इस पार्टी के जरिए एक्ट्रेस 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से गोविंदा, शेखर सुमन, उर्मिला मातोडकर, परेश रावल, शबाना आजमी जैसे कुछ सितारे ऐसे भी रहे जो राजनीति में तो उतरे लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके। वहीं साउथ सिनेमा से थलापति विजय और कमल हसन जैसे सितारे भी अपनी पार्टी बना चुके हैं। हालांकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। वहीं अब बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत भी राजनीति से इस साल जुड़ चुकी हैं। आगे उनका सफर कैसा रहने वाला है ये तो समय ही बताएगा। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।